महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर हमने वोट देकर निकले लोगों से सीधी बात की। इस एग्जिट पोल में हर विधानसभा सीट पर 200 मतदाताओं से बात की गई। यानी इंडिया न्यूज का ये एग्जिट पोल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के 57,600 वोटरों की राय पर आधारित है और ये देश का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद और सबसे सटीक एग्जिट पोल है। और इसी एग्जिट पोल को दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं अनुराग मुस्कान के पास। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जैसा कि आपने कहा, देश का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल है। किस तरीके से, किस कैनवस पे ये किया गया है, ये हमने दीपक से जाना। अब आपको दिखाते हैं कि 288 सीटें जो महाराष्ट्र में हैं, अब इस एग्जिट पोल के मुताबिक क्या डेटा हमारे सामने निकल करके आया है। कुल 288 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब यह देखिए, बीजेपी के खाते में 103 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसमें अगर आप फ्लक्चुएशन देखते हैं तो 58 से 108 सीटों के बीच में 103 सीटें हमने निर्धारित की है कि बीजेपी के खाते में इतनी जा सकती हैं। कांग्रेस के खाते में अगर बात करें तो 45 सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं। शिवसेना का आंकड़ा देखिए, 88 का आंकड़ा है। ये 84 से 93 के बीच 88 का आंकड़ा निकल करके सामने आया है। एनसीपी के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आती हैं और एमएनएस के खाते में 3 सीटें, एमएनएस को केवल 3 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं और अन्य के खाते में जाती हैं केवल 14 सीटें। 12 से 16 के बीच का एक आंकड़ा। कुल 288 सीटों में से पार्टी वाइज ये हमने आपको बताया कि किसको कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब अगर रीजन वाइज बात करें तो रीजन का एक जो डेटा आया है वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहां पर एक दिलचस्प आंकड़ा यह देखने वाला है कि 103 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई पार्टी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। यानी कि अगर बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन होता तो नैया पार थी। इससे पहले के भी जो सर्वे रहे हैं उन्होंने यही बताया है। लेकिन 103 के आंकड़े के साथ नैया पार नजर नहीं आती। कांग्रेस का आप आंकड़ा देखते हैं, कांग्रेस तो खैर किसी स्थिति में नजर नहीं आती। कांग्रेस एनसीपी अगर चुनाव के बाद गठबंधन करती है वो भी बेकार है। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं होगा, यह बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो क्या बीजेपी और एनसीपी गठबंधन करते हैं तो सरकार बनती हुई नजर आती है? सरकार बनती हुई तब भी नजर नहीं आती है, जादुई आंकड़े से पीछे रह जाते हैं। यानी कि अब साफ तौर पर एक जो सर्वे के बाद इस एग्जिट पोल में आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि बीजेपी ढोल तो बजा सकती है लेकिन मुंह मीठा नहीं कर सकती। 103 के आंकड़े के साथ बीजेपी क्या करेगी? इसमें अगर फ्लक्चुएशन भी है तो 108 तक का फ्लक्चुएशन है। कम होती हैं सीटें, जो कि कम अगर आप करते तो 58 से 109 के बीच का आंकड़ा है। 103 सीटें। सवाल ये उठता है कि क्या अब बीजेपी को इस आंकड़े के बाद अपने वो शब्द वापस लेने होंगे जिसमें उसने कहा था कि शिवसेना के साथ किसी तरह का कोई अलायंस नहीं होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से और शिवसेना की तरफ से ये आवाजें उठती रही हैं कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस आंकड़े को विश्वसनीय माना जाए, जिस कैनवस पर यह आंकड़ा किया गया है, तो यहां पर बीजेपी को लीड है, जो कि तमाम सर्वे पहले भी बताते आए हैं। लेकिन बीजेपी को उतनी लीड नहीं है कि बीजेपी अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना ले। सवाल उठता है बीजेपी और शिवसेना के आंकड़े पर कि क्या पोस्ट पोल अलायंस होगा सरकार बनाने के भविष्य को देखते हुए। अगर पोस्ट पोल अलायंस होगा तो क्या उद्धव ठाकरे पे बात आकर फिर खटास में बदल जाएगी? क्योंकि ठीक है, सीटों के बंटवारे को लेकर चुनाव से पहले बात नहीं बनी, लेकिन चुनाव के बाद बात बनेगी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की बात पर शिवसेना अड़ी हुई है। तो दीपक जी, ऐसे में क्या होगा? मैं आपसे चाहूंगा कि अपने पैनल के साथ ये डिस्कशन करें कि कैसे बनेगी सरकार महाराष्ट्र में और किसकी बनेगी सरकार। पेज फंस जाएगा। अगर ये नतीजे आएंगे तब दिवाली आपकी और मेरी दोनों की खराब होगी। महाराष्ट्र के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम लोगों की दिवाली खराब होगी, क्योंकि सरकार बनाने की जोड़ तोड़ इतनी लंबी चलेगी और पॉलिटिकल निगोशिएशंस इतने लंबे चलेंगे कि आपको और हमको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि मुंबई और महाराष्ट्र का किंग आखिरकार कौन बनता है। लेकिन डिस्कशन शुरू करते हैं इस पर आखिरकार की क्या पॉलिटिकल संभावनाएं बनती है। लेकिन हम डिस्कशन शुरू करें उससे पहले ये सर्वे अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है प्रभु। लगभग 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर हमने बात की है। इतना बड़ा सैंपल साइज कहीं नहीं था, किसी सर्वे का नहीं होता है कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर आप बात करें। कितना रियल लगता है आपको ये आंकड़ा? आप खुद
महाराष्ट्र पर इतनी पैनी नजर रखे हुए हैं, कितना रियल लगता है आपको यहाँ? नहीं, इतना बड़ा अगर आपने सैंपल साइज है तो लगता है कि इसमें 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु फिगर्स लगता है कि क्रेडिबल लग रही हैं। जिस तरीके से आप सीटों का बंटवारा हुआ है रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज के अंदर लगभग बराबर हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिलाकर के बाकी 4 रीजनल पार्टीज मिलकर के लगभग 2 सीटों का फर्क है। तो वहां जो चल रहा था कि नेशनल पार्टीज वर्सेस रीजनल पार्टी, इससे स्पष्ट हो गया है कि लोग रीजनल पार्टीज को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे सीटें उनकी कम हुई हैं। तो अगर ये देख करके चले कि ये सारी रीजनल पार्टी इकट्ठी हो जाए और रिजल्ट 2-3% का फर्क पड़ जाए इस तरफ, अगर बीजेपी की 4-5-10 सीटें कम हो जाती हैं तो रीजनल पार्टी सब मिलाकर के सरकार बना सकती हैं। ये एक अपनी किस्म का एक सबूत होगा जिसके अंदर चारों रीजनल पार्टी प्रभु कैसे बनती है? 88 ले लीजिए, 14 अदर्स भी मिला लीजिए ना, वो भी तो रीजनल लोग 3 + 14 कैसे बनती है? 143 बन गए, 141 बन गए। 88 प्लस जोड़े एक बार मनोज जी, आपका मैच देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के 148 होते हैं, बहुमत 144 के बीच 145 कह रहा हूँ ना मैं, बनते हैं 145 बन पाएगी, क्योंकि फिर शिवसेना, मैं मान के चल रहा हूँ कि शिवसेना और बीजेपी से इकट्ठे हो, कांग्रेस और बीजेपी से इकट्ठे हो नहीं सकते सरकार बना के। नहीं, सरकार गिराने में तो इनकी मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी, अब जो कोई अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री बीजेपी माने सरकार बन जाएगी। नहीं, अगर ठाकरे तो इसी बात पर अड़े हुए हैं। अगर इस स्थिति में अगर दोनों बीजेपी शिवसेना आती हैं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री इस स्थिति में बनना लगभग असंभव है। इसमें शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने। अगर ये सिचुएशन सच निकलती है तो मेरे को लगता है वहां पर रीजनल चीफ मिनिस्टर होगा, चाहे वो बीजेपी मान करके चले या कांग्रेस मान करके चले। अगर कांग्रेस को बीजेपी को बाहर रखना है प्रभु, तब भी आप मान के चल रहे हैं कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री? बीजेपी कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकते हैं, जैसे हमेशा देती आई है। बीजेपी कितनी सीटें लेकर आएगी कि उसका मुख्यमंत्री होगा? 120 कम से कम आनी चाहिए। नहीं, अगर एक प्रभु एक रूल ऑफ एलिमिनेशन कहा जाता है, 120 से नीचे आने में बीजेपी आउट है। अनुज जी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के अधिकांश सहयोगी उसकी टिकट पर चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बाहर से समर्थन बहुत मुश्किल से उसको मिल पाएगा। और यदि इस तरह के आंकड़े रहते तो मेरा पहला वाक्य होगा कि 1990 से जो परंपरा वहां चल रही है, लगातार 6वीं बार फिर एक त्रिशंकु विधानसभा वहां मिलने जाएगी, और कहीं ये वाली विधानसभा दिल्ली की विधानसभा जैसी ना हो जाए जिसमें मुख्यमंत्री एक बार तो गलती से आप बना लो लेकिन सरकार न चल पाए और फिर दोबारा चुनाव की ओर बढ़ना पड़ जाए। कांग्रेस के लोग दीपक कह रहे हैं ना कि हमारी की भूमिका होगी निर्णायक, तो 45 सीटों से निर्णायक भूमिका हो जाएगी। शहजाद पुरावाला क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं ये कहूंगा कि काश आपके पास जो सी वोटर के एक रिप्रेजेंटेटिव भी होते, क्योंकि वो बताते कि सी वोटर ने नहीं किया है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो नहीं, मैं एक्सिस ने किया है, जो भी सी वोटर ने नहीं किया है। अच्छा ठीक है, जिसने भी किया ठीक निकला था। और एक्सिस का सर्वे पिछली बार एक्चुअली दीपक जी आप डिफेंसिव हो रहे हैं, मैं वो कुछ और बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ कि सी वोटर ने नहीं किया है। सी वोटर एक्चुअली जो भी, और अगर आप स्क्रीन पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सी वोटर का एग्जिट पोल नहीं है। ओके, तो जिसने भी किया है वो आपको बता देगा, और प्रभु चावला जी भी ये बात बताएंगे आपको कि सैंपल साइज पे निर्भर नहीं करता, सैंपल की डाइवर्सिटी कितना मिलती है देश की डाइवर्सिटी से, उस पर निर्भर करता है, या आपके पोलिंग उसके। तो मैं अपनी जो केमिस्ट्री की बातें मैथमेटिक्स से कहने में थोड़ा हिचकिचाऊंगा। मुझे लगता है कि आज भी कांग्रेस निर्णायक भूमिका इसलिए निभाएगी। ज्योग्राफी भी कह दिया, केमिस्ट्री भी कह दिया, मैथमेटिक्स भी कह दिया। एक 10 और सेकंड में काउंट करूंगा। आर्ट्स मत कहना। नहीं, आर्ट्स में आज की बात पे नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर निर्णायक भूमिका की जहां तक बात है वो इसलिए होगी क्योंकि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन के ही उभरेगी महाराष्ट्र में। नंबर 1 पार्टी 45 उससे नीचे बात कर लो, थोड़ी सी नीचे बात कर लो, थोड़ी सी नीचे, थोड़ा कंसेशन दे दो यार। थोड़ी सी नीचे वाली बात ये होगी, केमिस्ट्री भूल गए, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी नीचे की बात ये होगी कि मेरे भाई सुधांशु जी हमें ये बताए कि मान लो ये आंकड़े सही हैं तो क्या शिवसेना के पास अमित शाह वापस जाएंगे, या मोदी जी उनको बुलाएंगे, या एनसीपी के साथ और एमएनएस के साथ ये लोग एमएनएस को तो 3 सीटें आ रही हैं, एमएनएस को तो 3 सीटें आ रही हैं। वो तो अभी सुधांशु जी जवाब देना, उनके हक में नहीं, सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं एक क्विक कमेंट जगदीश उपासने जी से ले रहा हूँ। सुधांशु भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। जगदीश जी, मुझे लगता है कि शिवसेना के साथ जाना होगा बीजेपी को, और शिवसेना आप सुबह कह रहे थे कि शिवसेना से अलायंस नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके आंकड़े हैं उसके मद्देनजर और कोई उनके पास चारा नहीं है। आपके शो पे 1 घंटा पहले थी, उसने बोला कोई हालत में नहीं जाएंगे हम। ऐसा नहीं बोला था उन्होंने कहा था जरूरत मिलेगी, हम जरूरत नहीं, अपने शब्द मत डालो शहजाद। चाइना इनसी को बुलाएगी ना फिर से। शिवसेना ने भी एक विंडो ओपन करके रखी हुई है, अनंत गीते को वापस नहीं बुलाया है। शिवसेना ने अपनी विंडो ओपन करके रखी हुई है और उनको भी लग रहा था कि ये स्थिति बन सकती है। सुधांशु जी, ये आंकड़े अगर सही है तो इसके अलावा कोई चारा अभी भी मंत्रिमंडल में है, कॉर्पोरेशन लेवल पे देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी इकट्ठे हैं वहां पे,
तो क्या माना जाए कि अब जो आंकड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है 7 RCR से मातोश्री में फोन जाने वाला है बहुत जल्दी? पहली बात तो मैं प्रभु चावला जी की जो बात थी उस पर कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो शिवसेना को बाहर से समर्थन देके उनकी सरकार बना सकती है। शहजाद जी पहले उस पर तो टिप्पणी कर दीजिए कि आप क्या शिवसेना को समर्थन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? मैं आपको ये कहूंगा, मेरे लिए जो है वो एक नया आयाम हो जाएगा राजनीति का, जिसमें कांग्रेस जो है शिवसेना का भी समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएगी, भाजपा को दूर रखने के लिए। आपको दे सकते हैं, जब आपकी पार्टी को दे सकते हैं, शहजाद भाई से किसी को भी दे सकते हैं। सुधांशु जी, आप और मैं दोनों जानते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, बट दिस इज इट्स नॉट द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। ये कांग्रेस जो है वहां पे या तो सरकार बनाने की भूमिका या विपक्ष की भूमिका में रहेगी। ऐसे वाले काम जो है मुझे नहीं लगता होगा। ऐसे वाले नहीं, वैसे ये कई बार शिवसेना से समर्थन ले चुके हैं, खासकर राष्ट्रपति चुनाव में हमेशा समर्थन लेते हैं। प्रतिभा पाटिल में लिया इन्होंने, प्रणब मुखर्जी में लिया, ये समर्थन लेते रहे हैं शिवसेना से। इनको कोई परहेज नहीं है वैसे शिवसेना से। अगर कोई पार्टी अगर किसी को सपोर्ट करना चाहे प्रेसिडेंट चुनाव में, तो हम उसके बारे में क्या कर सके? और आपके आंकड़ों के हिसाब से सुधांशु जी को जवाब देना है तो मैं उनको न्योता देता हूं कि वो जवाब। अरे मेरे सवाल का जवाब दे दो शहजाद पूनावाला, जिनको आप फोर्सिप से भी नहीं छूना चाहते, उनसे समर्थन क्यों लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में? कितने कैटेगोरिकली कहूं कि हम लोग या तो सरकार बनाएंगे या विपक्ष में रहेंगे। हम लोग ऐसे वाले काम कि किसी की सरकार ना बने, वो कांग्रेस का इतिहास अरविंद केजरीवाल को क्यों समर्थन दे दिया था आपने? सर अभी दिल्ली की बात आप नहीं, दिल्ली की बात करेंगे ना, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली बात जिसकी झाड़ू से आपने साफ कर, जिसकी झाड़ू ने आपको साफ कर दिया, आप उसकी गोद में जाके बैठ गए और वो रोज आपको गालियां निकालते रहे राजनीतिक तौर पर, और आप खुश होते रहे। अगर आपको दिल्ली की बात करनी है तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका पॉलिटिकल कल्चर क्या है? हमारा पॉलिटिकल कल्चर ये है कि दिल्ली में आप चुनाव करा लो, आपको पता चल जाएगा। आप ये मानने में इंतजार क्यों नहीं करते कि हम बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप दिल्ली में किया, चंद्रशेखर प्रभु चावला जी, मुझे लगा कि केवल वो सत्ताधारी पार्टी और वो पार्टी को आप आंकड़े दे रहे तो उसकी तरफ सवाल होंगे। पर मैं आपकी बात से ये आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वहां पे कांग्रेस और शिवसेना का साथ आना और ऐसी बातें होना, ये जो है छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। लेकिन रजत, एक बहुत क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। आप तो बीजेपी के गढ़ में खड़े हैं, नागपुर में खड़े हैं। आरएसएस का गढ़, बीजेपी का गढ़ नहीं है। बीजेपी बहुत कम बार चुनाव जीती है नागपुर से। आरएसएस का गढ़, ठीक है, मैं बिल्कुल करेक्ट हो गई हूँ। आरएसएस के गढ़ में खड़े हैं, ऐसे में वहां पर क्या स्थिति उभरती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके का एग्जिट पोल हमने भी दिखाया है, मुझे लगता है कि अगर 110 सीटों तक बीजेपी सीमित रहती है और शिवसेना से बात चलती है तो कोई एक डार्क हॉर्स आगे आ सकता है। जो बात बार बार चल रही थी, जो आदमी बीजेपी को और शिवसेना को दोनों मैनेज कर सके, उस व्यक्ति की प्रबल दावेदारी हो सकती है। और मुझे लगता है कि नितिन गडकरी उस रेस में आगे रहेंगे। जिस तरीके से उनकी नजदीकियां आरएसएस से है, जिस तरीके से वो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है ये एक नाम आएगा कि अगर कोई आदमी मैनेज कर सके तो 7 RCR नहीं जाएगा किसी लोग। ठीक है रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वो डार्क हॉर्स, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे अब नहीं है, पंकजा मुंडे हो सकती हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक। तो महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 103, शिवसेना को 88, कांग्रेस को 45, एनसीपी को 35, एमएनएस को 3 और अन्य को 14 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन क्या कहते हैं महाराष्ट्र के तमाम रीजन्स, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं अनुराग के पास। लेकिन अगर ये नतीजे रहते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक तो सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अब समझ लेते हैं क्या कहते हैं डिफरेंट क्षेत्र महाराष्ट्र के और किस हिसाब से लोगों ने मतदान किया है इन क्षेत्रों में। बिल्कुल दीपक जी, रीजन वाइज हम समझा देना चाहेंगे कि क्या 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 आंकड़े वहां से हमें मिले हैं। सबसे पहले अगर बात करें कोंकण की, तो कोंकण में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम ये समझा दें कि कोंकण में कौन कौन सा इस क्षेत्र में आती हैं चीजें। मुंबई उपनगरीय जिला, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर। बीजेपी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आती हैं, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। शिवसेना का आंकड़ा देखिए, यहां पर शिवसेना के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आती है। कुल 75 सीट का कोंकण रीजन का आंकड़ा है। एनसीपी को 6, एमएनएस को 1 और अन्य के खाते में 5 सीटें
जाती हुई नजर आती हैं। ये हमने बात की कोंकण रीजन की। मराठवाड़ा जहां पर के औरंगाबाद, बीड, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, उस्मानाबाद, जालना और परभणी आता है। बीजेपी के खाते में 15 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, शिवसेना के खाते में 15 सीटें, एनसीपी को 4, एमएनएस का यहां कुछ नहीं और अन्य के खाते में यहां 3 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। यह मराठवाड़ा रीजन की 46 सीटों का आंकड़ा है। हमने आपको बताया किसके खाते में कितने। विदर्भ की बात करते हैं, 62 सीटों में विदर्भ में आप देखें तो बीजेपी के खाते में 38 सीटें जाती हुई नजर आती हैं, कांग्रेस 11, शिवसेना 8, एनसीपी के खाते में 1, एमएनएस के खाते में 1 और 3 केवल अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। विदर्भ रीजन की हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। 58 सीटें हैं वहां पर। बीजेपी के खाते में आप देखिए 11 का आंकड़ा, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आती हैं, शिवसेना को यहां 21 सीटें मिलती हुई नजर आती हैं, एनसीपी के खाते में 18, एमएनएस का यहां कुछ भी नहीं, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आती है। वेस्टर्न घाट की हमने बात की। खानदेश की बात करेंगे, 47 सीटों का आंकड़ा वहां क्या कहता है। बीजेपी के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आती हैं, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, शिवसेना 11, एनसीपी 8 और एमएनएस के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आती है। यह खानदेश की 47 सीटों का आंकड़ा आपने देखा। ठीक है अनुराग, लेकिन सबसे आश्चर्य में डालता है कोंकण का क्षेत्र। अनुज जी, कोंकण की अगर बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, मुंबई और ठाणे का इलाका भी शामिल हो जाता है। बिल्कुल। आखिर क्या कारण है कि शिवसेना को इस इलाके में 33 सीटें मिल रही हैं 75 में से और बीजेपी को मात्र 18? ये जो कोंकण का क्षेत्र जिसकी हम बात करें, इसमें 36 सीटें मुंबई महानगर के अंदर हैं और 24 ठाणे जिले की, जो पुराना ठाणे जिला। ये 60 सीटें जो हैं, इनमें बीजेपी और शिवसेना मिलकर के तो बहुत मजबूत थे, लेकिन यदि अलग अलग हो तो उसमें शिवसेना अधिक मजबूत पहले से रही है। देखिए, जब बीच में इन्होंने नगर निगम का चुनाव अलग अलग लड़ा मुंबई का, तो उसमें शिवसेना सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई थी और मैंने पिछले 25 सालों का इतिहास भी कहता है कि शिवसेना वहां बीजेपी की तुलना में बहुत अधिक स्ट्रांग रही है। इसीलिए जब ये गठबंधन टूटा तो देखिए, भाजपा के अधिकांश बड़े नेता मुंबई में चुनाव लड़ने से दूर भाग रहे थे और विनोद तावड़े को भी कौन सी सीट दी गई, जो गोपाल शेट्टी की सीट थी, जो सांसद चुने गए पूरे महाराष्ट्र में सबसे अधिक वोटों से, उनकी वाली सीट बोरीवली की। वो अपनी सीट से जिस क्षेत्र के हैं वहां से लड़ने का साहस शायद उन्होंने नहीं किया और इसी तरह से बहुत सारे लोग जिनको चुनाव में लड़ाना चाहते थे लोग, वो मैदान में नहीं आए। यदि ये आंकड़े नतीजों के में तब्दील होते तो मुझे लगता है कि जो हिंदूवादी मराठा वोट था वो शिवसेना के साथ ही उसने जाना पसंद किया, जो कि उसकी मूल पार्टी रही है। उनको मोदी उस रूप में पसंद नहीं आए। फिर यानी नतमस्तक होने का फायदा इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना ने जो आखिरी फेज था चुनाव प्रचार का, जिसमें गुजराती वर्सेस मराठी का जो मुद्दा उठाया और मुंबई को छीन लेने का मुद्दा उठा, कुछ असर उसका भी हुआ है, ऐसा लगता है। कुछ असर उसका भी हुआ। मनीष भाई, आखिरकार क्या कारण आपको लगता है कि शिवसेना एक तरह से बाजी मारती हुई दिख रही है मुंबई और कोंकण क्षेत्र में? देखिए, जहां तक ये कोंकण और मुंबई की बात करें तो एक तो मराठी अस्मिता का सवाल, दूसरा बाला साहब का ना होना और जिस अंदाज में पिता और पुत्र यानी कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने नतमस्तक होकर अपनी आखिरी सभा में महाराष्ट्र के वोटरों से जो एक तरह से ये समझिए कि याचना की थी कि वोट दिया जाए तो शिवसेना को दिया जाए, उसने भी काम किया। लेकिन दीपक भाई, मैं एक चीज साफ करना चाहूंगा, जो रुझान, जो आसार इन आंकड़ों के जरिए दिखाई दे रहे हैं, मुझे अब भी लगता है, उसकी वजह मैं आपको बता सकता हूं, हालांकि समय जा रहा है, लेकिन वजह मैं बता सकता हूं कि बीजेपी शिवसेना साथ आएंगे। अगर ये साथ इस बार नहीं आते हैं तो कभी नहीं आ पाएंगे। जहां तक एक संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है, एनसीपी, एमएनएस और शिवसेना मिलकर, और जो निर्दलीय 14 का आंकड़ा है, पता नहीं इसमें स्वाभिमान शेतकरी संगठन है, आरपीआई है या नहीं है, या बीजेपी का जो आंकड़ा है 103 का, उसमें आरपीआई और उसके युति के लोग हैं, ये अगर उसमें शामिल है और ये जो 14 निर्दलीय हैं, तो ये अगर मिलकर तो ये साथ नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है जी, बीजेपी प्लस है, यानी बीजेपी और सहयोगी संगठन शामिल हैं। बीजेपी प्लस है, जी हां। तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है अपनी लेखनी के जरिए कि सांप है एनसीपी कांग्रेस, तो सांप को दूध कैसे पिलाएंगे। लेकिन केंद्र में ये अब भी साथ है, केंद्र में ये अलग नहीं हुए। आप ये देखिए कि बीएमसी में बीजेपी शिवसेना अब भी साथ है, सिर्फ पेच अटकेगा।
पचड़ा फंसेगा तो वो केवल मुख्यमंत्री की सीट को लेकर, लेकिन इनके 25 साल के गठबंधन में, इनके 25 साल की दोस्ती में यह भी रहा है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। मेरा अब भी विश्वास है, मेरी बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई है, उनका यह कहना है अगर ऐसी सूरत हाल में यह आंकड़ा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा मसला और हल निकलेगा जिसमें फिर से दोनों साथ मिलकर महाराष्ट्र की गद्दी संभालेंगे। सुधांशु भाई, मैं आपके पास आऊंगा, माफ कीजिएगा मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। वक्त है एक ब्रेक का। हमारी ये विशेष कवरेज सबसे सटीक एग्जिट पोल लगातार जारी। तो इंडिया न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं सबसे सटीक एग्जिट पोल। महाराष्ट्र की 288 में से 288 सीटों पर हमने ये एग्जिट पोल किया है। सभी सीटों पर हमारे प्रतिनिधि गए हैं और उन्होंने इस एग्जिट पोल को पूरा किया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन बहुमत से दूर है। सीधे चलते हैं आंचल के पास, जो हमें बताएंगी क्या आंकड़े हैं इस एग्जिट पोल के, जो एक्सिस के साथ मिलकर इंडिया न्यूज ने किया है। शुक्रिया दीपक। 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र की बात करें तो हमने जो एग्जिट पोल किया है वो बहुत सटीक है, क्योंकि हर पोलिंग बूथ से जब 200 लोग वोट डाल के आ रहे थे तो हमने उससे बात की, यानी कि 57,000 लोगों से यहां पर बात हुई है। और जो आंकड़ा उभर के आ रहा है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 103 सीटें हैं बीजेपी और उसके अलायंस के पास। कांग्रेस को 45, शिवसेना को 88, एनसीपी को 35, एमएनएस को 3 और अदर्स को 14। और ये जो नतीजा भी सामने आ रहा है 103 सीटों का और 88 सीटों का बीजेपी और शिवसेना, बड़ा सवाल यही है कि जिस मुद्दे को लेकर 25 साल पुराना अलायंस टूटा, तलाक हुआ, वो मुद्दा था मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का। वो पेच उस वक्त भी था और शायद अब भी होता हुआ नजर आ रहा है। पोस्ट पोल सिनेरियोज के हिसाब से अगर बात की जाए कि आखिरकार किस तरह से रीजन्स ने भी वोटिंग की, अब उसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम इन डेप्थ समझ सकें। सबसे पहले अगर कोंकण की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 18 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, शिवसेना को 33 सीटें। शिवसेना का खासा प्रभाव यहां पर देखा गया। यहां पर बहुत सारे अर्बन मुंबई वोटर्स हैं जिन्होंने भी जाकर अर्बन एरियाज में जाकर शिवसेना को वोट दिया है। एनसीपी को 6, एमएनएस को 1 और अदर्स को 5 सीटें। अब बात करते हैं मराठवाड़ा की। यहां पर गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख की जमीन है, तो जाहिर तौर पर इनको बहुत मिस किया जा रहा है। यहां पर बीजेपी को 15, कांग्रेस को 9 सीटें, शिवसेना को 15, यानी कि बराबर बीजेपी और शिवसेना को सीटें मिली हैं। एनसीपी को 4 सीटें, एमएनएस को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिली है और इंडिपेंडेंस को 3 सीटें मिलती हैं। अब बात करते हैं विदर्भ की। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनावों में रहना चाहिए था वो शायद फार्मर के सुसाइड्स का रहना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय एक अलग राज्य का मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी की गफलत यहां पर सामने आई। यहां पर 38 सीटें, लेकिन बीजेपी काफी आगे चलकर यहां पर वोट हासिल करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को 11, शिवसेना को 8, एनसीपी को 1, एमएनएस को 1 और अदर्स को 3 सीटें। कुल यहां पर पूरे इलाके में 62 के करीब सीटें हैं। वेस्टर्न घाट्स की बात की जाए, यहां पर बीजेपी को 11, कांग्रेस को 7, शिवसेना को 21, एनसीपी को 18, एमएनएस को एक भी सीट नहीं है, अदर्स को 1। और ये 58 सीटों के वेस्टर्न घाट के पूरे रीजन की आपने इस वक्त पिक्चर देख ली है। बात करते हैं खानदेश की। यहां पर बीजेपी को 21 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना को 11, एनसीपी को 8। यहां पर एनसीपी फिर भी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, एमएनएस 1 और अदर्स को कुछ नहीं, यानी कि कुल 47 सीटों में ये वो इलाका है जहां पर बीजेपी बिल्कुल क्लियर विनर के तौर पर उभरती हुई 21 सीटों की दिख रही है। ये नॉर्थ मुंबई और नॉर्थ महाराष्ट्र का इलाका है। एक और रीजन की बात कर ले इसके बाद तो मुझे लगता है ये रीजन हमने जिस तरह से डिवाइड करके समझाए, इन डेप्थ पिक्चर जो है दीपक वो यही उभरती हुई नजर आ रही है। बैक टू यू। बिल्कुल आंचल, आपने बताई इन डेप्थ पिक्चर। एक बार रीजन वाइज समझ लेते हैं। अनु जी, हमने कोंकण की बात की, अगर हम मराठवाड़ा की बात करें, 2 टॉप लीडर इस बार नहीं रहे इस दुनिया में। हम विलासराव देशमुख की बात करें, हम गोपीनाथ जी मुंडे की बात करें, कितना असर पड़ा इन चुनाव में उनका, और उनका ये फैक्टर कितना असर डाला है इन चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। पिछले 20 वर्षों में शिवसेना वहां बहुत मजबूत हुई। भाजपा की केवल 2 विधानसभा सीटें थी जो अभी वाली विधानसभा है उसमें, और मगर गोपीनाथ जी के देहावसान का सबसे अधिक लाभ उठाने की कोशिश यहां भाजपा ने की और अपने सर्वेक्षण में अभी उनको 15 सीटें मिलने का अंदाज लगाया गया है। भाजपा ने शायद इससे अधिक की कहीं उम्मीद की हुई थी। यदि ये 15 सीटें आती है तो इसमें बड़ा योगदान गोपीनाथ मुंडे जी का होने वाला है।
उनकी बेटी पंकजा मुंडे का, जिन्होंने 102 जी बिल्कुल, वो केवल मुंडे जी की शहादत पर ही उन्होंने रैली की ना, तो उस शहादत को याद कर ही लोग वोट डाल रहे होंगे वो। लेकिन अनुज जी, अगर हम देखें रीजन वाइज, तो मराठवाड़ा में अगर देखें बीजेपी को 15 सीट मिल रही है, शिवसेना को 15, बीजेपी का इलाका माना जा रहा है, खूब कैंपेन भी हुआ है यहाँ पर, तो दोनों नेक टू नेक है, परफॉर्मेंस एक जैसा है, कोई खास बात नहीं। शिवसेना वहां मजबूत हमेशा रहती थी, भाजपा वहां मजबूत इस क्षेत्र में कभी नहीं थी, लेकिन गोपीनाथ मुंडे यदि रहते तो एक अलग परिस्थिति थी। उनकी अनुपस्थिति में, केवल उनकी याद में गैर मराठा वोटर यदि जो उनकी ओर झुका रहता था हमेशा, वो यदि उनकी बेटी की आवाज सुन करके, मोदी साहब ने खुद वहां जाकर के आह्वान किया था मुंडे जी को याद करते हुए, मुंडे जी को उन्होंने मेरा छोटा भाई कहा, जबकि वो मुंडे जो थे मोदी साहब से 9 महीने उम्र में बड़े थे। बहरहाल मराठवाड़ा में ये जो वोट पलटेगा वो उसका श्रेय केवल मुंडे फैक्टर को जाएगा, मुंडे फैक्टर को जाएगा। प्रभु, आपको लगता है कि पंकजा मुंडे एक डार्क हॉर्स हो सकती हैं अगर बीजेपी और शिवसेना में किसी तरह के अलायंस की नौबत आई और कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पर किसी को ढूंढा गया? क्योंकि अभी भी ये माना जाता है कि मुंडे परिवार मातोश्री का बड़ा नजदीकी है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे उद्धव ठाकरे को एक्सेप्टेबल हो सकती है बिल्कुल आखिरी सूरत में। ये डिपेंड करता है नंबर गैप कितना है। अगर गैप बीजेपी और शिवसेना में 25-30 सीटों का है, तब तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीजेपी के कैंडिडेट पंकजा जैसा एक्सेप्टेबल हो जाए, जो कि शिवसेना परिवार को भी स्वीकृत किया जा सके। परंतु बहुत यंग है, एक्सपीरियंस नहीं है इतनी, उनको एक बार मुख्यमंत्री बनाना मुझे लगता है बीजेपी परंपरा में वो बैठती नहीं है। परंतु मोदी का अगर मॉडल देखा जाए कि दिल्ली के अंदर उन्होंने जो कैबिनेट मंत्री बनाए, जो पहली बार मंत्री बने हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया गया, उनको 3-3 मंत्रालय दिए गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। परंतु गैप होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, शिवसेना के लोग कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसी के ऊपर वहां का गठबंधन टूटा था। अगर लगता है शिवसेना को कि उनके बिना सरकार बीजेपी की नहीं बन सकती और उनके गैप अगर 25 और 30 सीटों से ज्यादा है, तब कहीं इस बात पर फैसला हो सकता है कि पंकजा बन जाए या बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सके। मेरे को लगता नहीं पॉसिबिलिटी पंकजा का मुख्यमंत्री बनना, उनका नाम बार बार चलाया जाए। उन्होंने अपना नाम खुद ही ले दिया आज कि लोग चाहते हैं मेरे को मुख्यमंत्री बनाना। तो इस तरह की बीजेपी में इस तरह की बातें शायद पसंद नहीं आती। मीडिया के प्रेशर में आकर के पंकजा बोल गई है बेचारी आज, उससे नुकसान भी हो सकता है उनको। उन पारिवारिक रिश्तों के कारण ही शिवसेना ने पंकजा के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। एनसीपी भी नहीं किया, एनसीपी भी नहीं नहीं, एनसीपी से तो धनंजय मुंडे को खड़ा किया हुआ, जो उनके भतीजे गोपीनाथ जी के भतीजे को तोड़कर जो ले गए थे पवार, उनको खड़ा किया उनके सामने। जगदीश उपासने जी, आपको लगता है कि पंकजा एक डार्क हॉर्स हो सकती है इस पूरी रेस में? नहीं, मैं चावला जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि बहुत अनुभव बिल्कुल नहीं है उनको। ठीक है, पंकजा के लिए शिवसेना फेवरेबल हो सकती है अगर भाजपा की शिवसेना से ज्यादा सीटें, जैसी हमारा ये सर्वे दिखा रहा है, और अगर वो पुरानी परंपरा की सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये फॉलो की जाती है अब, तो वो हो तो जरूर सकती है, लेकिन बीजेपी को शायद वो मंजूर नहीं होगा। और मुझे एक और बात लगती है, जो बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है देवेंद्र फडणवीस, उनके भी ठीक ठाक रिश्ते हैं। और अभी आपके संवाददाता शायद गडकरी जी का नाम ले रहे थे, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने ओपनली कहा कि भाजपा में सिर्फ एक नेता से मेरे संबंध है, वो गडकरी जी हैं, तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि शिवसेना गडकरी जी के नाम पर कोई ऐसे हामी भर देगी। देवेंद्र फडणवीस बल्कि इस रेस में आ सकते हैं अगर भाजपा के मुख्यमंत्री को शिवसेना स्वीकार कर लेती। एक बार मनीष के पास चलते हैं। दीपक, मनीष, ये तो सब जानते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगर बीजेपी की सरकार बन पाती है, ये तो 7 RCR से तय होगा, दिल्ली से तय होगा, लेकिन वहां पे स्थानीय स्तर पर अंदर खाने ये जो तमाम तरह के नाम चल रहे हैं, चाहे पंकजा मुंडे की बात हो, नितिन गडकरी की बात हो, क्या वहां पर सुगबुगाहट नजर आती है आपको? किसके चांसेस ज्यादा प्रबल दिखते हैं? देखिए शीतल, 7 RCR से तय होगा ये तो सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नितिन गडकरी जब इंडिया न्यूज से खासतौर पर बात कर रहे थे कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, ना ही मैं दिल्ली से मुंबई की ओर आऊंगा। तो ये सिरे से खारिज हो जाती है बात। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन नितिन गडकरी ने खुद ऑन कैमरा ये कहा है कि मैं नहीं आना चाहता। अब इसके बाद कौन बचता है? पंकजा मुंडे को लेकर भी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के 2-3 बड़े नेताओं से बात हुई है, उसमें पंकजा मुंडे कहीं भी रेस में नहीं है। ये साफ कर दे रहा हूं, क्योंकि उनका भी ये मानना है, संघ के कुछ नेताओं का मानना है कि अनुभव की कमी है, और बीजेपी में जब कद्दावर नेता कई हैं, जिसमें कि एकनाथ खड़से हैं,
विनोद तावड़े हैं, आशीष शेलार हैं, ऐसे कई नाम है। बीजेपी में और 2-3 नाम, फुंडकर का नाम है। तो सुधीर मुनगंटीवार जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी अपने आप में एक दावेदार हैं। और बीजेपी को अगर विदर्भ की मांग दबानी है या बीजेपी शिवसेना के साथ इस सूरत में आती है कि हम विदर्भ का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना को मनाना पड़ेगा बीजेपी को कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और वो विदर्भ से होगा। तो मुख्यमंत्री विदर्भ से होगा, ऐसा मनाना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। हमारे खास पैनल जारी है, हमारा ये सबसे सटीक एग्जिट पोल भी जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। और सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप लगातार देख रहे हैं शाम 5 बजे से। और एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र के जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, उसके मुताबिक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखता है। आप ये आंकड़े लगातार अपनी स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और एलाइज को 103 मिल रहे हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक, कांग्रेस को 45 मिल रहे हैं, शिवसेना को 88 मिल रहे हैं, एनसीपी को 35, एमएनएस को 3 और अदर्स अन्य ले रहे हैं 14। हमारा खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। दीपक, इस सिनारियो में अगर यही वाकई नतीजे आते हैं तो क्या आपको तस्वीर उभरती दिख रही है? त्रिशंकु की भी बात लगातार हो रही थी कि महाराष्ट्र में हमेशा त्रिशंकु विधानसभा बन रही है पिछले एक अरसे से, लेकिन इस बार तो वो एलाइज भी अलग हो गए। तो त्रिशंकु बनेगी तो क्या बनेगी, किसका गठजोड़ होगा, क्या होगा? इसमें कोई गठजोड़ नहीं दिखता। अगर इसमें कोई गठजोड़ दिखता है तो शिवसेना इस हद तक बार्गेन करेगी कि उसको अपने मुख्यमंत्री बनाने दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत नहीं है। 88 सीटें शिवसेना को मिल रही हैं हमारे सर्वे के मुताबिक और 103 बीजेपी को। दोनों में सीटों का बहुत अंतर नहीं है और उद्धव ठाकरे कम से कम मुख्यमंत्री पद पर इन सीटों के हिसाब से नहीं मानेंगे। शहजाद पूनावाला से पूछते हैं, शहजाद आपको क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाई देता है? देखिए, पहले तो मैंने पहले भी कहा है कि केमिस्ट्री की बातें मैथमेटिक्स से नहीं करेंगे, पर इसको अगर हम मान भी लेते हैं तो 2 घंटे पहले आपके यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुमत स्पष्ट मिलेगी और किसी भी कोalition की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी तर्क को लेते हुए मोदी जी तो फेल हो गए, बीजेपी के स्टैंडर्ड पे फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलेगी कि मोदी जी का नाम बार बार दोहराने से, रटने से कुछ नहीं होता। चलो, अगर ये सीख को मान ले तो मोदी जी का मैजिक सीख तो ठीक है, सरकार किसकी बनेगी, सीख तो चलो लेंगे ही सब, पर आपके मुताबिक आपको क्या चुनाव विश्लेषक बन जाओ एक दिन शहजाद, एक दिन के लिए। मेरे बड़े भाई सुधांशु जी ने भी यही कहा था कि जब तक 19 तारीख तक पूरे मामला सामने नहीं आता, उससे पहले अगर हम कुछ कहे ना कहे तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। पर मैं आज भी ये कह रहा हूं कि कांग्रेस सबसे अधिक सीटों के साथ आगे उभरेगी और कांग्रेस के साथ ही कोई ना कोई सरकार बनेगी। अब तो सपने देखना छोड़ दो सर, छोड़ दो। आप चाइना को बोल रहे थे पॉलिटिकल पार्टी की तरह भाषण मत दीजिए, अब कैंपेनिंग खत्म हो गई है, अब वोटिंग खत्म हो गई है, अब ईवीएम में बंद हो गया, अब तो सपने देखना छोड़ दो। देखिए सर, मैं तो यही कहूंगा और चाइना की बात को दोहराऊंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर हमारी तो उम्मीद से ज्यादा है। हमने काम किया है और उस काम पे महाराष्ट्र कायम है। आपने उम्मीद से ज्यादा काम किया है, लेकिन उसको आप आगे ले नहीं जा पाए, ये आप लोग बार बार कहते हैं, आज भी कहते हैं। मैं आपके शो पे 19 तारीख को भी आऊंगा और यदि ये सच साबित होता है तो उसके कारणों का विश्लेषण करेंगे ना। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त फिर से हो रहा है। हमारा ये एग्जिट पोल जारी है, हमारे साथ हमारा तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। आपका फिर स्वागत है इस सबसे बड़े एग्जिट पोल पर। और इस एग्जिट पोल के मुताबिक, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है, प्रभु चावला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी, अब लगता है कि अगर यही आंकड़े सही निकलते हैं तो अगले कई रोज तक मुख्यमंत्री को लेकर किचकिच चलती रहने वाली है। नहीं, जिस तरह के आंकड़े अब देख रहे हैं, अगर ये सच है, इसके आसपास भी एक सच्चाई होती है, तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है कि बीजेपी चाहेगी सरकार वहां बननी चाहिए और कांग्रेस भी चाहेगी बीजेपी सरकार बाहर नहीं बने, तो उनको जाकर सपोर्ट करना पड़ेगा शिवसेना को। जो पॉसिबिलिटी लगती भी है, जिस तरह उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, पर तो सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना ने जिस तरह से स्ट्रांग स्टैंड ले रखी है और उनके अखबार ने जिस तरह से मोदी के ऊपर अटैक किया है, तो किस तरह कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकालेंगे, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ सकता। ये भी हो सकता है कि 2.5 साल की बात कर लें कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री बनने दो, अगले 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री बनने दो। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसके अंदर फेस सेविंग डिवाइस होगी। परंतु ये अगर आंकड़े सच निकले तो मेरे को लगता है कि शिवसेना का पहला मुख्यमंत्री बनना तय है, अनलेस कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड करे कि हमने बाकी को इकट्ठा करके उनको सपोर्ट बाहर से देना है, तब वो बात हो सकती है। जो कुछ भी करते कांग्रेस वालों ने जिस तरह से किया, बाकी बीजेपी को किसी भी कॉस्ट पे बाहर रखना है सरकार से, ये इनका एक मिशन है।
इनका एक कमिटमेंट है, आइडियोलॉजिकल है कि बीजेपी नो पावर एट एनी कॉस्ट। उसके लिए उनको मुस्लिम लीग या किसी से भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है कि जनता पार्टी की सरकार एंटी कांग्रेस प्लैंक पे बनी थी, एंटी बीजेपी ना, पर उसको आज तक नहीं बनी। जनता पार्टी को सरकार को गिरा करके आपने चरण सिंह को समर्थन दिया था। और दूसरी बात में एक चंद्रशेखर जो सबसे एंटी कांग्रेस थे, पर क्योंकि लेट अस नॉट डिस्कस हिस्ट्री, पर जो आपके पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आपके सर्वे के बाद कल का जो संपादकीय होगा सामना का, वो पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा। उसमें काफी चीजें निकल आएगी। बिल्कुल, संपादकीय पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा दीपक। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। एक बार फिर हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा। ये खास पेशकश हमारी जारी है एग्जिट पोल।